कंप्लीट लिस्ट है ये 101 से 395 और पार्ट 1 से 22 जो इसके भाग है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया गया था, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया कि प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना या परिचय है और यह संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को निर्धारित करती है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्यों, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? प्रस्तावना में लिखा गया था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है, स्थिति और अवसर की समानता है और उन सभी के बीच बढ़ावा देना व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता आश्वासन देने वाली बंधुता आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखते हैं विस्तार से किस भाग में, किस आर्टिकल में क्या है। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र था, तो आर्टिकल 1 में है, आर्टिकल 1 में लिखा गया कि संघ का नाम और उसका क्षेत्र आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में है नए राज्य का प्रवेश या फिर स्थापना। आर्टिकल 2A को निरस्त किया गया। आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों की सीमा या क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में लिखा गया है। आर्टिकल 4 में है कि प्रथम और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाने कानून। उसके बाद में आते हैं नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता। आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 6 में है कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है, कि कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उन व्यक्तियों की भी नागरिकता का अधिकार है। और आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार हैं, आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 में क्या है कि भारत के बाहर रहने वाले, जो भारत से बाहर विदेशों में हैं रहने वाले मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं, आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 में क्या है, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नागरिक न होना, ये आर्टिकल 9 में है। और आर्टिकल 10 में लिखा गया है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। और आर्टिकल 11 में लिखा गया है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। इसमें क्या है, 12 आर्टिकल 12 में है परिभाषा। और ये अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून, समानता का अधिकार दिया गया है। हमें जो समानता का अधिकार दिया गया है, यह आर्टिकल
40, 50, 60, 17 और 18 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। 14 में कहा गया कि कानून के समक्ष समानता रहेगी। 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और 16 में कहा गया कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा या समानता होगी। और 7वें में अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा, यानी कि छुआछूत का अंत होगा, उपाधियों का अंत। 18 में कहा गया उपाधियों का अंत होगा, उन्मूलन होगा। और ये कहा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 19, 20, 21 और 21A और 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 में कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि का संबंध में भी संरक्षण है और जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21 में है, 21A में है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार की भी स्वतंत्रता दी गई है। और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के से संरक्षण का अधिकार है, स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वो 23 में कहा है कि मानव तस्करी और बलात्संग पर प्रतिषेध। और 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में जो है आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धार्मिक के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। और आर्टिकल 28 में कुछ शैक्षणिक और संस्था और धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, यानी कि 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। आर्टिकल 31 को निरस्त किया गया। कुछ कानूनों की छूट है, यानी कि जैसे आर्टिकल 31A में है संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्याप्ति। आर्टिकल 31B में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। आर्टिकल 31C में है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 31D में ये निरस्त किया गया है। और अब आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में, 32A में और 33, 34 और 35 आर्टिकल में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में कहा गया कि इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का परिवर्तन के लिए उपचार है। 32A निरस्त किया गया। और 33 में कहा गया कि इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सेना आदि पर लागू होने में रूपांतरित करने की संसद की शक्तियां। और आर्टिकल 34 में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। आर्टिकल 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अब आता है भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिए गए थे, इसकी परिभाषा। आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। आर्टिकल जो है 37 में इस भाग में अंतर्विध सिद्धांतों के अनुप्रयोग हैं। और 38 में कहा गया कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखेगा। और आर्टिकल 39 में राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत
और आर्टिकल 39A में है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 40 में है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 में है काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है 41 में। और 42 में कहा गया कि काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति का मातृत्व राहत का प्रावधान है। मातृत्व राहत का प्रावधान है, ये 42 में कहा गया है। 43 में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी है। 43 में जो है आर्टिकल 43 में श्रमिकों के लिए जीवन यापन करने के लिए एक निर्वाह मजदूरी है। और 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी रहेगी। और 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना है, ये कहा गया है 44 में। 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 46 में है। 47 में राज्य का कर्तव्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना भी होगा। राज्य का जो कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना होगा, ये 47 में। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है 48 में। और 48A में है पर्यावरण विकास संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना भी। और आर्टिकल 50 में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद में आता है भाग 5 संघ। भाग 5 में आता है संघ और संघ में अध्याय 1 में है कार्यपालिका और कार्यपालिका में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यानी कि भाग 4 में संघ है, उसका अध्याय 1 में है कार्यपालिका और कार्यपालिका में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति हैं और 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव और आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, ये जो है आर्टिकल 56 में लिखा गया है। और 57 में है पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता, ये 57 में है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं और राष्ट्रपति पद की शर्तें, ये 59 में। और 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 63 में है भारत के उपराष्ट्रपति। 64 में है राष्ट्रपति
का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये 64 में है। और 65 में है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों को के दौरान या उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों का निर्वहन करना, ये आर्टिकल 56 में है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है और 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव और 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय, आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। और 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रत्ययगान। और 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करना। 71 में लिखा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त मामले में राष्ट्रपति की क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति है 72 में। और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित करने या माफ करने या लघुकरण छोटा करने की भी शक्ति आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास है। 33 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका का विस्तार है 33 में। उसके बाद में मंत्रिपरिषद। 34 में राष्ट्रपति को सहायता देने एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये आर्टिकल 74 में है। आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 55 में मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध। भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में भारत के लिए महान्यायवादी और सरकारी कार्यों का संचालन सरकारी कार्यों का संचालन होगा। आर्टिकल 77 में भारत सरकार का कार्य संचालन है। और 78 में है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना देना, ये आर्टिकल 78 में ये लिखा गया है। आर्टिकल 79 संसद का गठन है। और आर्टिकल 80 में है राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 में है लोकसभा की संरचना। और 82 में है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। आर्टिकल 83 में है संसद के सदनों की अवधि। और आर्टिकल 44 में है संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र सत्रावसान व विघटन का उल्लेख है आर्टिकल 85 में। और आर्टिकल 86 में सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का एक अधिकार है, वो आर्टिकल 86 में है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये आर्टिकल 87 में है। संसदों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 88 में है। संसद के अधिकारी। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ये है आर्टिकल 89 में। और उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना तथा पद से हटाए जाना,
यह है आर्टिकल 90 में। उपसभापति या अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता के पद के कर्तव्य का पालन अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति ये आर्टिकल 91 में है। जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्षता नहीं करनी, ये लिखा गया है आर्टिकल 92 में। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 में, और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना या त्यागपत्र देना या पद से हटाना आर्टिकल 94 में है। उपसभापति या अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जो शक्ति है ये आर्टिकल 95 में दी गई है। और अध्यक्ष या उपसभापति को उस समय अध्यक्षता नहीं करनी, किस समय नहीं करनी, जब उसके पद को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, ये आर्टिकल 96 में कहा गया है। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और सभापति के वेतन और भत्ते जो इनका उल्लेखित है ये आर्टिकल 97 में है। और 98 में संसद सचिवालय व्यापार करना, 99 में संसद द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है, और 100 में है सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अब सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, आर्टिकल 101 में सीटों का रिक्ति होना, सदस्यता के लिए अयोग्यता जो ये वर्णित है ये आर्टिकल 102 में है। और सदस्यों की निरर्हता संबंधी प्रश्नों पर जो निर्णय लिया जाता है वो आर्टिकल 103 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हन हो या निर्हरित होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड, ये प्रावधान है 104 में। आर्टिकल 105 में है संसद के सदनों तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। सदस्यों के वेतन और भत्ते जो हैं ये आर्टिकल 106 में है। और विधायी प्रक्रिया, विधायकों के पुनर्स्थापन और पारित करने के लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 107 में है। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में है। धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है वो है 109 में। धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है 109 आर्टिकल में है। और आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा है। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर स्वीकृति है। और वित्तीय मामलों में जो प्रक्रिया दी गई है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो दिया गया है वो अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 112 में। और अनुमानों के संबंध में संसद में जो प्रक्रिया है वो 113 आर्टिकल में है। विनियोग विधेयक जो है 114 में है। अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान ये आर्टिकल 115 में। आर्टिकल 116 में कहा गया है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और असाधारण अनुदान। आर्टिकल 117 में कहा गया है वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध।
आर्टिकल 118 में कहा गया कि प्रक्रिया के नियम, सामान्य प्रक्रिया। और आर्टिकल 119 में है वित्तीय कार्यों के संबंध में संसद की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। और आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसका वो लिखा गया है कि आर्टिकल 120 में। संसद में चर्चा पर जो प्रतिबंध है वो आर्टिकल 1 to N में, आर्टिकल 1 to 1 में है। न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना। न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना, ये भी आर्टिकल 122 में कहा गया है कि न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना। आर्टिकल 123 में कहा गया है कि संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ये आर्टिकल 123 में कहा गया है। संघीय न्यायपालिका, जो संघीय न्यायपालिका है, संघीय न्यायपालिका आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन है 124 में। आर्टिकल 124A में है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित, हालांकि संसद द्वारा निरस्त नहीं किया गया। आर्टिकल 24 में है, आर्टिकल 124 में बी में आयोग के कार्य हैं, 124C में संसद की कानून बनाने की शक्ति, और 125 में है न्यायाधीशों के वेतन, और 126 में है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 127 में है तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 में है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। और आर्टिकल 29 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और आर्टिकल 130 में है सुप्रीम कोर्ट की सीटें, सुप्रीम कोर्ट की सीटें। आर्टिकल 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। और 131A निरस्त है। 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ये कहा गया है आर्टिकल 132 में। सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ये आर्टिकल 133 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 134 में जो है आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। और आर्टिकल 134A में सर्वोच्च न्यायालय की अपील के लिए प्रमाण पत्र। आर्टिकल 35 में है विद्यमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना। और आर्टिकल 136 में है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील की विशेष इजाज़त। आर्टिकल 136 में है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील की विशेष इजाज़त। आर्टिकल 137 में है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। और आर्टिकल 138 में है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र का विस्तार, कि कितना इनका अधिकार क्षेत्र है सर्वोच्च न्यायालय का, ये आर्टिकल 38 में है 138 में। आर्टिकल 139A में कुछ मामलों का हस्तांतरण, कुछ मामलों का हस्तांतरण। आर्टिकल 140 में है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। और आर्टिकल 141 में है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कानून को सभी न्यायालयों पर बाध्य
बाध्यकारी घोषित किया जाना, बाध्यकारी घोषित किया जाना। 142 में है उच्चतम न्यायालय के आदेशों और डिग्रियों या प्रवर्तन तथा खोज आदि से संबंधित आदेशों का प्रवर्तन। और आर्टिकल 143 में है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति है वो 148 में है, 143 अनुच्छेद 143 में वर्णित है। आर्टिकल 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करना। 144A निरस्त है और 145 है न्यायालयों के नियम आदि। न्यायालयों में क्या नियम है, क्या नियम इसके होने चाहिए, ये लिखा गया है आर्टिकल 145 में। 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी तथा व्यय से संबंधित है, आर्टिकल 146। वन 147 में व्याख्या है। अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 148 में है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप और 151 में है लेखा परीक्षा रिपोर्ट। भाग 6 में है राज्य। भाग 6 में क्या है, राज्य। भाग 6 के राज्य है, इसमें इसका अध्याय 1 है सामान्य है। अध्याय 1 में सामान्य क्या है, परिभाषा। अध्याय 2 में क्या है, इसका कार्यपालिका है, जैसे गवर्नर। वन 153 में राज्यों के राज्यपाल है और 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति और 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है और 157 में दिया गया है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। और 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। और 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 160 में है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 160 में है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। और आर्टिकल 161 में है क्षमा आदि प्रदान करने। कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित करने या लघुकरण छोटा करने की राज्यपाल की भी कुछ शक्तियां हैं। आर्टिकल 162 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 163 में है राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 163 में और 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। और 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता। और 166 में है राज्य सरकार का कार्य संचालन। और 167 में राज्यपाल को सूचना देने आदि संबंधी मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो है 167 में। अध्याय 3 में है राज्य विधानमंडल है। अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल है। 168 में राज्यों में विधानमंडलों का गठन है। और 61-69 में राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण। विधानसभाओं की संरचना, ये आर्टिकल 170 में। और 171 में विधान परिषद की संरचना। 172
राज्य विधानमंडलों की अवधि। और 173 में है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं। आर्टिकल 174 में राज्य विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान व विघटन। और आर्टिकल 175 में है सदन या सदनों को संबोधित करने, संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। आर्टिकल 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 177 में सदनों के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार हैं राज्य विधानमंडल के अधिकारी। आर्टिकल 78 में है विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। और आर्टिकल 179 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और त्यागपत्र देना तथा पद से हट जाना। आर्टिकल 180 में है उपसभापति या अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता के पद के कर्तव्य का पालन करने के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। आर्टिकल 182 में है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। और 183 में है सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना तथा पद से हटाया जाना। 183 में है 184 में उपसभापति या अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। आर्टिकल 185 में है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति का अध्यक्षता नहीं करनी। आर्टिकल 186 में है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति तथा उपसभापति के वेतन और भत्ते हैं। 186 में 187 में क्या है राज्य विधानमंडल का सचिवालय है, व्यापार करना। 188 में सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। और 89 में है सदन में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यों की जो है अयोग्यता 190 में सीटों का रिक्त होना। और 191 में है आर्टिकल 191 में सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। और 92 में है सदस्य की निर्भरता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लेना। आर्टिकल 193 में है अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अरहित न होने या निर्हित होने पर बैठने, मतदान करने के लिए दंड। उसके बाद राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। 194 में है विधानमंडलों के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ का विशेष अधिकार। 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं, विधायी प्रक्रिया। 196 में है 196 में विधायकों के पुनर्स्थापना और पारित करने के संबंध में उपबंध है। और 197 में है धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध। आर्टिकल 198 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान है। और 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। और 200 विधेयकों पर स्वीकृति, विधेयकों पर स्वीकृति है। 210 में है आर्टिकल 210 विचारार्थ आरक्षित विधेयक, वित्तीय मामलों की प्रक्रिया। आर्टिकल 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। और 203 में है प्राक्कलनों के संबंध में विधानमंडलों में प्रक्रिया। 204 में है विनियोग विधेयक। और 205 में है अनुपूरक अतिरिक्तियाँ या अतिरिक्त अनुदान। आर्टिकल 206 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और असाधारण अनुदान। 207 में है वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध।
और जो सामान्य प्रक्रिया है आर्टिकल 208 में है। 208 प्रक्रिया के प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 209 में राज्य विधानमंडल में वित्तीय कार्यों के संबंध में प्रक्रिया का विधि के द्वारा विनियमन और आर्टिकल 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 विधानमंडलों में चर्चा पर प्रतिबंध और 212 न्यायालयों के द्वारा विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच न करना। अध्याय 4 में है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 213 में है 213 में है विधानमंडल की अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्तियाँ। अध्याय 5 में राज्यों में उच्च न्यायालय है और आर्टिकल 240 में लिखा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है ये आर्टिकल 214 में ये उल्लेखित है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये आर्टिकल 250 में लिखा है। उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन आर्टिकल 216 में वर्णित है और 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें हैं। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें हैं। आर्टिकल 218 में है उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना और आर्टिकल 219 में है कुछ न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अस्थायी न्यायाधीश बनने के बाद वकालत पर प्रतिबंध। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अस्थायी न्यायाधीश बनने के बाद वकालत पर प्रतिबंध है। ये आर्टिकल 220 में ये लिखा गया है। और न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 221 आर्टिकल में जो है न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण करना, ये कहाँ लिखा गया है? ये आर्टिकल 222 में इसे ये वर्णित है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है ये आर्टिकल 223 में वर्णित है। और अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह 224 में ये निश्चित की गई है। ये उच्च न्यायालय की बैठक की में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह आर्टिकल 224 में 224A में है। विद्यमान उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं वो क्षेत्राधिकार है आर्टिकल 225 में है। और उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की जो शक्ति है वह किस आर्टिकल के तहत है? वह आर्टिकल 226 के तहत है। 226A निरस्त कर दिया गया है और 227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को हस्तांतरण, कुछ मामलों का जो है उच्च न्यायालयों को हस्तांतरण है, ये 228 में है। और 228 ये निरस्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालयों के अधिकार और सेवक तथा जो व्यय हैं 229 अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार
उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तार। आर्टिकल 230 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना है। ये आर्टिकल 231 में है, 231 में इसमें वर्णित है। आर्टिकल 233 एक उच्च जिले न्यायाधीशों द्वारा दी गई नियुक्ति, निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण है। आर्टिकल 234 में है जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में भर्ती। अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रतिबंध नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण ये जो वर्णित है ये आर्टिकल 235 में है और 236 में इसकी व्याख्या है अधीनस्थ न्यायालय की। और 237 में इस अध्याय के उपबंधों का मजिस्ट्रेट के एक निश्चित वर्ग या वर्गों पर लागू होना। प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य जो है ये भाग 7 में है। भाग 7 में आर्टिकल 238 जो है निरस्त किया गया है और भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, वर्णित है। केंद्र भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश में ये वर्णित है। संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है आर्टिकल 239 में ये वर्णित है। और कुछ संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सर्जन आर्टिकल 239A में है। दिल्ली के संबंध में विशेष जो उपबंध है आर्टिकल 239AA में है। और 239AB संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान। 239B विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की प्रशासनिक शक्ति। 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं। और संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय ये आर्टिकल 241 में है। 242 निरस्त है। और भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 में जो हैं पंचायतें हैं। इसकी परिभाषा आर्टिकल 243 में है। ग्राम सभा 243A में है। और पंचायतों का गठन 243B में है। और 243C पंचायतों की संरचना और सीटों का जो आरक्षण है 243D में है। और पंचायतों की अवधि जो आदि है वह है 243E पंचायतों की अवधि है। और आर्टिकल 243F सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और जिम्मेदारियां आर्टिकल 243(6) में। और 243H में पंचायतों के द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियां जो है ये H में है 243H में। 243I में है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। और 243J में है पंचायतों के लेखाओं का लेखा परीक्षण। 243 के पंचायतों के चुनाव हैं। और 243L संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। और 243M इस भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना। 243N विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी करना। 243O निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिषेध। भाग 9A में है नगरपालिकाएं। भाग 9A की नगरपालिकाएं। भाग 9A में नगरपालिकाएं हैं।
आर्टिकल 243 पी में है परिभाषाएं, 243 क्यू में है नगरपालिका का गठन, 243 आर में है नगरपालिका की संरचना, 243 एम में है वार्ड समिति आदि का गठन एवं संरचना, 243 टी में है सीटों का आरक्षण और आर्टिकल 243 यू में है नगरपालिका की अवधि आदि और 243 वी में है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, 243 डब्ल्यू नगर पालिका की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ, 243 डब्ल्यू में नगर पालिका की शक्तियाँ, 243 एक्स में नगर पालिका के द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियाँ, 243 एक्स में और 243 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग बाई 243 वाई 243 जेड नगर पालिका के लेखाओं की लेखा परीक्षा और 243 जेड ए नगर पालिका के चुनाव, 243 जेड ए नगर पालिका के चुनाव, 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, 243 जेड सी इस भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू होना। टू 43 जेड डी जिला योजना समिति, 243 जेड ई महानगरीय योजना समिति, 243 जेड एफ विद्यमान कानूनों और नगरपालिका का जारी रखना और 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिषेध। भाग 9 बी सहकारी समितियां। सहकारी समिति की जो परिभाषा है आर्टिकल 243 जेड एच परिभाषा और 243 जेड आई सहकारी समितियों का निगमन और 243 जेड जे बोर्ड के सदस्यों द्वारा उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल, 243 जेड के बोर्ड के सदस्यों का चुनाव, 243 जेड एल बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का प्राधिकरण और निलंबन, 243 जेड एम सहकारी समितियों के खातों का लेखा परीक्षक, 243 जेड एन सामान्य निकाय की बैठक बुलाना और 243 जेड ओ सदस्यों का सूचना प्राप्त करना, 233 जेड पी रिटर्न और 233 जेड क्यू अपराध और दंड और 243 जेड आर बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होना, 243 जेड एम संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होना और 243 जेड टी विद्यमान कानूनों का जारी रहना और भाग 10 में अनुसूचियां और जनजाति क्षेत्र। आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। आर्टिकल 244 ए में है असम में कतिपय जनजाति क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन तथा उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 में है विधायी संबंध है और विधायी शक्तियों का वितरण। आर्टिकल 244 में 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। आर्टिकल 246 में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु। आर्टिकल 246 ए माल और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान है।
आर्टिकल 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना हेतु उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 248 है विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ। आर्टिकल 249 है राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्तियाँ। आर्टिकल 250 में है यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन हो तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्तियाँ। आर्टिकल 251 में है संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगतता। आर्टिकल 240, 252 दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति के कानून से कानून बनाने की संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना। आर्टिकल 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। आर्टिकल 254 में है संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता। आर्टिकल 255 में सिफारिश और पूर्व स्वीकृतियों से संबंधित अपेक्षाकृत को केवल प्रक्रिया के विषय के रूप में ही माना जाएगा। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है। प्रशासनिक संबंध सामान्य। आर्टिकल 256 में राज्य और संघ का दायित्व है और आर्टिकल 257 में है कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 257 ए निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 258 कुछ मामलों में राज्यों को शक्ति आदि प्रदान करने की शक्ति। आर्टिकल 258 के संघ को कार्य सौंपने की राज्य की शक्ति और आर्टिकल 259 निरस्त। आर्टिकल 260 है भारत से बाहर के प्रदेशों के संबंध में संघ की अधिकारिता और आर्टिकल 261 है सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहक वाहिया। आर्टिकल 262 है अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय होगा, वो आर्टिकल 262 के तहत होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में जो उपबंध है वो आर्टिकल 263 है। भाग 12 वित्त संबंधी अनुबंध और मुकदमे। अध्याय 1 में है वित्त सामान्य। अनुच्छेद 264 में व्याख्या है। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 में भारत तथा राज्य के समेकित निधियां तथा लोक लेखा। अनुच्छेद 267 है आकस्मिकता की निधि। संघ और राज्य के बीच जो राजस्व का वितरण है, बंटवारा है जो वो है 200। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा अधिरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित शुल्क और अनुच्छेद 268 ए निरस्त कर दिया गया है और अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए गए संग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 ए में है अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 है संघ और राज्यों के बीच लगाए जाने वाले और वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 है संघ के प्रायोजन के लिए कुछ शुल्क और करों पर अधिक भार और अनुच्छेद 272 ए निरस्त कर दिया गया है।
अनुच्छेद 273 जूट और जूट उत्पादकों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान। अनुच्छेद 274 में है कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से कराधान से संबंधित विधेयकों को पारित करना आवश्यक है जिनमें राज्यों की रुचि हो। अनुच्छेद 275 में संघ द्वारा कुछ राज्यों के अनुदान हैं। अनुच्छेद 267 में है व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर। जो व्यवसाय और व्यापारों और या आजीविका और रोजगारों पर जो कर लगाया जाता है वो अनुच्छेद 276 के तहत लगाया जाता है। बचत 277, 278 ये निरस्त है आर्टिकल। 279 शुद्ध आय आदि की गणना। माल और सेवा कर परिषद जो है 279 ए में, और वित्त आयोग 280 में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वित्त आयोग काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत है। विविध वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद 282 में है कि संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व में से चुराया जाने वाला व्यय। अनुच्छेद 283 समेकित विधियों, आकस्मिक निधियों तथा लोक लेखा में जमाधन की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 है लोक सेवक और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ता की जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 है संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट। माल के क्रय या विक्रय पर कर लगाने के संबंध में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 है बिजली पर कर से छूट। बिजली पर कर से जो छूट है वो अनुच्छेद 287 के तहत है। कुछ मामलों में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट है जो वे आर्टिकल 288 से है। 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघीय कराधान से छूट है। अनुच्छेद 290 है कुछ व्यय और पेंशन के संबंध में समायोजन है, और कुछ देवस्यों एवं निधियों के वार्षिक भुगतान से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 290 ए में, और 291 में निरस्त है ये आर्टिकल। अध्याय 2 में उधार लेना। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना ये अनुच्छेद 292 में है। राज्यों द्वारा उधार लेना ये 93 में है, 293 में है। अनुच्छेद 293 में है उधार लेना। अध्याय 3 में क्या है? संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व और मुकदमे। अनुच्छेद 294 में है कुछ मामलों में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार। अन्य मामलों में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का उत्तराधिकार। ये आर्टिकल 295 में है, 295 में से है। आर्टिकल 296 में है एस्कीट या लैंप्स या बोना वेकेशिया के रूप में अर्जित संपत्ति। आर्टिकल 297 में जो है प्रादेशिक जल क्षेत्र या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर की मूल्यवान वस्तुओं तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों संसाधनों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 में व्यापार आदि करने की जो शक्ति है हमें 298 में मिलती है। 299 में अनुबंध है, और आर्टिकल 300 है वाद और कार्यवाहिक। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 300 ए में है विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भाग 13 में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 302 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 330 में है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध।
अनुच्छेद 304 में है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन और आर्टिकल 305 में है विद्यमान विधियों राज्यों के एक अधिकार का बंद करने वाले कानूनों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 निरस्त। अनुच्छेद 307 है अनुच्छेद 301 और 304 तक के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 में व्याख्या है और 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 है संघ या राज्य के अधीन सिविल अक्षमता को नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी, हटाया जाना या मतलब पद से अवनति। अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाएं और अनुच्छेद 312 ए है कुछ सेवाओं के अधिकारों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या इन्हें प्रतिसंहित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 है संक्रमण कालीन प्रावधान है और ये दोहराया गया था 314 आर्टिकल। अध्याय 2 है लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि और अनुच्छेद 317 है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाना और या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 है आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 है आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य न रह जाने पर पद धारण करने की प्रतिषेध। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य हैं और 321 में है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 में है लोक सेवा आयोग के व्यय यानी कि खर्चे हैं लोक सेवा आयोग के 322 और 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। भाग 14 ए में है न्यायाधिकरण है भाग 14 ए में। अनुच्छेद 223 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण है और अनुच्छेद 223 बी में है अन्य मामलों के न्यायाधिकरण है और भाग 15 में है चुनाव। भाग 15 में है चुनाव। भाग 15 में चुनाव है। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 325 में है किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा और या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 226 में है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये कहा गया है अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 327 विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने के संसद की शक्ति और अनुच्छेद 328 है किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसी विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति। अनुच्छेद 329 है निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिषेध है और अनुच्छेद 329 है निरस्त और भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान।
भाग 16 जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है किस अनुच्छेद से हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्थान का आरक्षण है वो आर्टिकल 330 में है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व ये करता है अनुच्छेद 331 और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थानों का आरक्षण है वो आर्टिकल 332 में वर्णित है। अनुच्छेद 333 है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है और 334 में स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 60 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा। सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के दावे ये आर्टिकल 335 में है। आर्टिकल 336 में लिखा गया है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए विशेष प्रावधान। आंग्ल भारतीय समुदायों के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान है 337 में। 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 ए में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 339 में है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण। 340 में पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति और अनुसूचित जातियां जो है ये 341 में है। 342 में अनुसूचित जनजाति और 342 ए में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और भाग 17 में है राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। राजभाषा तो संघ की राजभाषा है 43 में, अनुच्छेद जो है 43 में है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है और संघ की राजभाषा संबंधी आयोग एवं संसदीय जो समिति है वह 344 में है। अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाएं, अध्याय 1 में संघ की भाषाएं थी और अध्याय 2 में है क्षेत्रीय भाषाएं। अनुच्छेद 345 किसी राज्य की राजभाषा या राजभाषा या भाषाएं हैं और एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा है। और अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है 347 में। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की परिभाषा भी है। अध्याय 3 में उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और अनुच्छेद 349 जो है भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियम के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 में विशेष निर्देश है। आर्टिकल 350 में शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदना में प्रयोग की जाने वाली भाषा है और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। ये आर्टिकल 350 ए में है। 350 बी में लिखा गया है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार हैं। और आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। भाग 18 में है आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा का प्रभाव जो है ये 353 में है। तो आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन में रहने के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित उपबंधों का लागू होना। आर्टिकल 354 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का जो संघ का कर्तव्य है वो आर्टिकल 355 के तहत है।
और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान 356 से है। अनुच्छेद 356 के अधीन जारी उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग 357 से है और 358 से आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन है और 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 और द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के परिवर्तन का निलंबन करना और 359 निरस्त कर दिया गया है। 360 है वित्तीय आपातकाल के संबंध के उपबंध है और भाग 19 है जो विविध है। भाग 19 में विविध है कि जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों का संरक्षण है, ये अनुच्छेद 361 में है। संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण जो है ये 361 में है और 361 में है लाभप्रद राजनीति पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता। अनुच्छेद 363 में देशी रियासतों के शासकों को दी जाने वाली सामान्य समाप्त कर दी गई तथा प्रीवी परस्पर समाप्त कर दी गए। प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के बारे में विशेष जो प्रावधान है 364 में। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव और परिभाषा दी गई है 366 में और व्याख्या दी गई है 367 में। भाग 20 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया 367 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। और भाग जो है 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 369 में है राज्य सूची के कुछ विशेष के संबंध में संसद को कानून बनाने की अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध थे, अब नहीं है। और 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। और 371 में है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और 371 में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। और 71 में मणिपुर राज्य के और 371 में आंध्र प्रदेश राज्य के और 371 में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। (371) में सिक्किम राज्य के संबंध में है और 371 में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। और 371 में अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध है। और 371 में है में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। (371) में है कर्नाटक राज्य के संबंध है। और 372 विद्यमान कानून पर लागू रहना और उनका अनुकूलन करना। 372 में कानून में परिवर्तन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और 373 में कुछ मामलों में निरुद्धि के अधीन व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति। और 74 में है 374 में संघीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों तथा संघीय न्यायालयों में भी महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में उपबंध। 375 में न्यायालय प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के उपबंधों के अधीन कार्य करते रहेंगे। 397 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान है। 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। और 378 में लोकसेवा आयोग के बारे में उपबंध है। और 378 में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के संबंध में विशेष उपबंध।
और 392 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है 392 में। अब बताया है भाग 22 अंतिम भाग है, संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ में हिंदी, आधिकारिक पाठ और निरसन। 393 में संक्षिप्त शीर्षक है और 394 में प्रारंभ और 394 ए में हिंदी भाषा में प्रमाणिक पाठ और 395 में निरसन। ये थे 1 से 395 से संबंधित सभी आर्टिकल और 1 से 22 तक के सभी भाग।